जी तुसी पैसे लेके आए मैं घर चल मैनू नहीं पता, मेरी क्लास इज स्टार्ट। जी हम अपना जो है लेक्चर जो है बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है और ये चैप्टर जो है ये एंजाइम, चैप्टर का टाइटल जो है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स यानी खामरे। हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिंपल कंपाउंड के इस्तेमाल का मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और उनसे जो है बेटा लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। और एक जहन में रखेंगे कि ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शंस एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। और दूसरी टाइप के रिएक्शन होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड जो है, बड़े केमिकल कंपाउंड जो है वो टूटते हैं और टूटने के बाद स्मॉल केमिकल कंपाउंड या सिंपल केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस दौरान जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और उसके साथ ही हमने कहा था कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस दीज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है बेटा इन की मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं। और एंजाइम्स का काम क्या है कि एंजाइम्स जो होते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, इनको तेज कर देते हैं। और इसके साथ ही जो है ये तेज कैसे करते हैं, इसको स्पीड अप कैसे करते हैं, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम उस एनर्जी को कहते हैं जो कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हो। केमिकल रिएक्शन है, जाहिर है उसे परफॉर्म करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि केमिकल रिएक्शन दैट इज़ अ वर्क। तो वो एनर्जी जो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर होगी, उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब सपोज फर्ज करते हैं हम, कोई पेट चीज़ नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है और उसे स्टार्ट करने के लिए आम
यानी कि लेबोरेटरी के अंदर या कहीं पर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको स्टार्ट करने के लिए जो है 100 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे तो वो एंजाइम्स जो है वो इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देगा। मीन जो 100 किलो कैलोरी के ऊपर जो है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जो कि हो रही थी, जो कि ज़रूरी थी केमिकल रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए, तो एंजाइम उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देगा। और मे बी सपोज हम बात कर रहे हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो केमिकल रिएक्शन जो है वो 2 किलो कैलोरी एनर्जी के ऊपर जो है वो हो जाएगा। तो energy of activation, that is the minimum amount of energy which is required to start to initiate a chemical reaction, that is called energy of activation. These enzymes, they lower the energy of activation, and as a result of this, those chemical reactions which required high amount of energy, they takes place at low energy. कि वो केमिकल रिएक्शन जिनको होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो इजीली लो एनर्जी के ऊपर जो है वो हो जाते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस को जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, मेटाबॉलिज्म जो है जिसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं, तो उनको इनिशिएट करने में, उनको कंप्लीट करने के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। देखते हैं हम बेटा, एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन है, बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक्टिव होते हैं, अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। और ये बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन आपको पता है अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट करती हैं और अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से। और फिर हमने स्ट्रक्चरल लेवल भी पढ़े थे कि डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चरल लेवल हमें नज़र आते हैं। प्राइमरी लेवल नज़र आता है, सेकेंडरी लेवल नज़र आता है, टर्शियरी लेवल नज़र आता है और क्वार्टरनरी लेवल नज़र आता है। और हमने प्रोटीन की टाइप भी पढ़ी थी कि प्रोटीन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन भी होती हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी होती हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर हमने एग्जाम्पल के तौर पर इंजाइम्स को जो है वो लिया था। तो इंजाइम्स जो है दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के ये अमाइनो एसिड से मिली हुई प्रोटीन, बनी हुई प्रोटीन होती हैं और ये इतनी टाइटली कॉइल और रिकॉइल होती हैं कि ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है। तो ये जो है इंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस को जो है वो होने में हेल्प करते हैं और उनको स्पीड अप कर देते हैं। कि आम हालात के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिस एनर्जी के ऊपर नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी उन्हें चाहिए उन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए, तो ये जो है बेटा बहुत लो एनर्जी के ऊपर जो है उस केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाता है और बहुत लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जो है ये कम कर देते हैं, लो कर देते हैं, ठीक है। एक एंजाइम जो होता है बेटा, एंजाइम जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पर कंसिस्ट करता है। मीन के हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर जो है वो एंजाइम जो है वो बनता है। हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से और फिर उनकी कॉइलिंग रिकॉइलिंग होती है। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड के ऊपर जो है वो एंजाइम जो है बेटा वो जो है बना हुआ होता है उनसे, ठीक है। लेकिन ये तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करते। सबस्ट्रेट वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना होता है और जिसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन में जैसे हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है और फिर एरो का निशान हम लगाते हैं और हम कहते हैं आगे C6H12O6 बन गया है प्लस वाटर बन गया है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस ऑक्सीजन जो है वो बन गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरो की जो टेल की तरफ के जो केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, दीज आर द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये सबस्ट्रेट हैं, ये जो है बेटा जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हम इन्हें कह देते हैं। और एरो की तरफ के वाले जो निशान हो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें ग्लूकोज हो गई या ऑक्सीजन हो गई, दीज आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, अब वो रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम अटैक करता है, जिसको एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं।
जहन में रखेंगे कि सबस्ट्रेट की टर्म सिर्फ एंजाइम के लिए यूज होती है। सबस्ट्रेट सुन लें, सबस्ट्रेट क्या होता है? Substrates are those chemical compounds on which enzyme act and convert it into products। कि वो मटेरियल, वो केमिकल कंपाउंड जिसके ऊपर एंजाइम एक्शन करता है और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो उस केमिकल कंपाउंड को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है बेटा उसके ऊपर अटैक करता है एंजाइम। अब एंजाइम बना हुआ है काफी सारे अमाइनो एसिड से, तो तमाम के तमाम अमाइनो एसिड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते टू एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट, कि उस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन करने में और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में तमाम अमाइनो एसिड जो है वो हिस्सा नहीं लेते। बल्कि कुछ अमाइनो एसिड होते हैं वो स्पेसिफिक साइट बना देते हैं ऑन द एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। सो वो एक्टिव साइट जो है वो अटैक करती है ऑन द सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट। कि इन हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड में से कुछ अमाइनो एसिड हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये मिलकर एक खास किस्म की साइट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं आप कह लें कि एक्टिव साइट। और वो एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है या सबस्ट्रेट उस आकर उस एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, और फिर देन दैट एक्टिव साइट दैट कन्वर्ट द केमिकल कंपाउंड इनटू इट्स प्रोडक्ट। वो इसको जो है बेटा प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती है। तो वो पोर्शन, वो हिस्सा एंजाइम का जिसके साथ आकर सबस्ट्रेट अटैच होगा, जिसके साथ आकर सबस्ट्रेट जुड़ेगा और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, उस हिस्से को हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट जो है, सपोज हम कहते हैं कि 100 अमाइनो एसिड का बना हुआ एक एंजाइम है और उसकी एक्टिव साइट जो है वो 10 अमाइनो एसिड के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो बाकी के 90 अमाइनो एसिड का काम क्या होगा? 90 अमाइनो एसिड जो होते हैं, 90 अमाइनो एसिड, दे विल मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, कि वो उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। तो एक्टिव साइट जो है बेटा वो जो है वो एक छोटा सा पोर्शन होता है एंजाइम का जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और उसे कन्वर्ट करता है इनटू द प्रोडक्ट। अच्छा, यहीं पर एक बात और समझ लें कि साइंटिस्ट ने एक्टिव साइट को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है। एक जो है बेटा हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट का वो हिस्सा जो सबस्ट्रेट को उस एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, उसके साथ जोड़ता है। और दूसरा जो है बेटा, दूसरी जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो पोर्शन होता है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ आकर जुड़ जाता है, और फिर उसी एक्टिव साइट का दूसरा हिस्सा जिसे हम कैटालिटिक साइट कहते हैं, तो वो कैटालिटिक साइट फिर अटैक करता है और वो क्या करता है, वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, सो एक्टिव साइट दैट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एंड एक्टिव साइट दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैटालिटिक साइट एंड बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट की वजह से सबस्ट्रेट उसके साथ आकर जुड़ेगा और कैटालिटिक साइट जो है फिर उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो ये चीजें जो है वो आपके जहन में जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम कह रहे हैं कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि कुछ नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है उनकी एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। मीन कि अगर वो एंजाइम मौजूद है तो वो काम नहीं करेंगे जब उनका नॉन प्रोटीनिक पार्ट से मुराद ये है कि जो प्रोटीन ना हो, वो कोई और भी और चीज़ हो सकती है, वो कोई मेटल आयन हो सकता है, वो कोई अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वो। तो वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट जब तक एंजाइम के साथ आकर अटैच नहीं होगा उस वक्त तक एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो दैट नॉन प्रोटीनिक पार्ट दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, कि एंजाइम जो है सिर्फ प्रोटीन वाले हिस्से पर ही कंसिस्ट नहीं करते, बल्कि एंजाइम एक्टिव एंजाइम
होने के लिए मीनिक एंजाइम बन गया है, प्रोटीन है, प्रोटीन का हिस्सा है, एंजाइम दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, लेकिन उसे एक्टिवेट होने के लिए, उसे एक्टिव होने के लिए कुछ नॉन प्रोटीनिक पार्ट की जरूरत होती है। तो वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो उसको एक्टिव करता है, जो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। अब ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट मीन प्रोटीन नहीं होगी, बाकी कोई भी चीज हो सकती है, वो जो है कोई मेटल आयन हो सकता है इनऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड हो सकता है, कोई जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे विटामिन वगैरह होते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है बेटा, ये कहलाता है कोफैक्टर, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर जो है वो जरूरी है एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, कि जब ये कोफैक्टर आकर अटैच होगा एंजाइम के साथ, तो फिर ये एंजाइम जो है वो एक्टिव होगा। अब यहाँ पर हमें दो रोल नजर आते हैं कोफैक्टर के। कुछ कोफैक्टर ऐसे होते हैं विच आर नेसेसरी टू बाइंड द सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कि कुछ जो है बेटा ऐसे होते हैं कोफैक्टर जो कि जो एक्टिव साइट के वहाँ एंजाइम के साथ आकर अटैच हो गए, और अटैच होने के बाद जो है फिर अब सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं विच प्रोवाइड एनर्जी टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, कि ये कोफैक्टर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अब सबस्ट्रेट जब आकर अटैच हो गया उनके साथ, तो फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि कैटालिटिक साइट जो है उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो को फैक्टर जो होते हैं दीज आर रिक्वायर्ड बाय मोस्टली एंजाइम्स। सम एंजाइम जो होते हैं बेटा सिर्फ प्रोटीन ही होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ही काम करता है। और मोस्टली एंजाइम जो होते हैं दे रिक्वायर नॉन प्रोटीनिक पार्ट, नॉन प्रोटीनिक पार्ट उनके लिए ज़रूरी होता है। अब इस नॉन प्रोटीनिक पार्ट को हम जो है कोफैक्टर कह देते हैं। तो कोफैक्टर जो है एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, एक लिंक के तौर पर काम करता है, कि ये जो है सबस्ट्रेट को जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो है वो जोड़ता है, ठीक है। और कुछ कोफैक्टर जो है दे आल्सो प्रोवाइड केमिकल एनर्जी टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, के एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, तो ये एनर्जी भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? कोफैक्टर जो है बेटा दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम इन्हें डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर जो मेटल आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक जो है बेटा मेटल आयंस जो होते हैं, जिस तरह से मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, तो जब ये कोफैक्टर के तौर पर काम करें तो इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम देखें बेटा, ये देखें, ये एंजाइम है, सपोज ये एंजाइम है, ठीक है, और ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, ये वाला सबस्ट्रेट है ग्रीन कलर का, और दिस वन दैट इज द कोफैक्टर। अब ये जो साइट बनी हुई है यहाँ पर, दिस वन दैट इज द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि अगर कोफैक्टर जो है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा, ये देखें ये रेड कलर पिंक कलर का जो है ये कोफैक्टर यहाँ पर अटैच हो गया है, तो उसके बाद जो है सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर अटैच, अगर ये कोफैक्टर यहाँ पर अटैच ना हो तो ये सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो कोफैक्टर जो है वो जरूरी है टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इस एंजाइम की एक्टिविटी को ये कोफैक्टर कंट्रोल कर रहा है, कि अगर ये कोफैक्टर यहाँ पर अटैच होगा तो फिर एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेगा, और एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये वाला, और फिर ये जो है इसकी जो कैटालिटिक साइट है, इस एक्टिव साइट का ही पोर्शन होता है कैटालिटिक साइट, तो वो इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देती है। अब ये देखें ग्रीन कलर का ये सबस्ट्रेट था, और ये जो है ये वाइट कलर के ये प्रोडक्ट, तो इस एंजाइम ने जो है, इस एंजाइम की कैटालिटिक साइट ने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और ये प्रोडक्ट जो है फिर इस एंजाइम से जो है वो रिलीज हो गए, इस एंजाइम से अलहदा हो गए, और अब ये एंजाइम जो है दैट इज रेडी टू अटैक ऑन द अदर सबस्ट्रेट,
ठीक है, कि अब ये एंजाइम जो है ये फ्री हो गया, अब ये इसी तरह के इसी कैटेगरी के और सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और उसे प्रोडक्ट में जो है वो तब्दील करेगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखें कि एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, मीन खास सबस्ट्रेट के साथ पर अटैक करते हैं, उसको प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देते हैं। ये नहीं है कि हर किस्म के केमिकल कंपाउंड को ये प्रोडक्ट में तब्दील कर दें। जिस एंजाइम ने ग्लूकोज को तोड़ना है उसने ग्लूकोज को ही तोड़ना है, जिस एंजाइम ने अमाइनो एसिड को तोड़ना है उसने अमाइनो एसिड को ही तोड़ना है। ठीक है, तो दीज आर हाईली स्पेसिफिक टू दियर सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक जो है वो होते हैं। तो ऐसे कोफैक्टर जो मेटल आयंस के ऊपर कंसिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे जो है और ये डिटैचेबल होते हैं बेटा, कि ये जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर ये अलहदा हो जाते हैं, डिटैचेबल होते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक आयंस जो डिटैचेबल होते हैं तो इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मीन एंजाइम के साथ जो है बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, अटैच हो जाते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए से। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड को जो है, ऐसे कोफैक्टर को जो है बेटा हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ द नॉन प्रोटीनिक पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड इट इज नोन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर ये लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, लूजली बाउंडेड होता है, तो फिर ये कहलाता है कोएंजाइम। ठीक है, कि कोएंजाइम जो है, ठीक है। अब इसमें ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जो है वो हो सकते हैं, जैसे वाइटामिन, मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन पढ़ते हैं हम, कहते हैं वाइटामिन ए है, वाइटामिन बी कम्प्लेक्स है, वाइटामिन सी है, डी है। तो ये तमाम के तमाम वाइटामिन जो होते हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। एक्चुअली ये हमारी ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं और इंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर नेसेसरी। अगर ये नहीं होंगे तो फिर हमारे इंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे और हमारे केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे या रुक जाएंगे। तो ये विटामिन जो होते हैं दे एक्ट एज अ को इंजाइम के तौर पर जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कोफैक्टर्स। ये मुख्तलिफ कोफैक्टर्स की जो है वो कैटेगरीज हैं। अच्छा, इंजाइम्स जो है बेटा इनको हम डिवाइड करते हैं टू, हम कह देते हैं कि इंजाइम जो है वो एपो इंजाइम और हॉलो इंजाइम। अब देखें, एक इंजाइम है जिसकी एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत है या को इंजाइम की ज़रूरत है या नॉन प्रोटीनिक पार्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जब नॉन प्रोटीनिक पार्ट उसके साथ अटैच नहीं होगा और वो एंजाइम सिर्फ प्रोटीनिक पार्ट पर कंसिस्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम जो होता है बेटा वो इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है। सिर्फ प्रोटीनिक पार्ट जो होता है एंजाइम का वो कहलाता है एपो एंजाइम। और जब इस एपो एंजाइम के साथ इसका कोफैक्टर अटैच हो जाए और ये एंजाइम जो है ये एक्टिव हो जाए, नाउ दैट एक्टिव एंजाइम दैट इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम। तो इस एक्टिव एंजाइम को जो है उसको हम जो है हॉलो एंजाइम कह देते हैं। तो एपो एंजाइम दैट इज ओनली प्रोटीनिक पार्ट ऑफ द enzyme, or you can say inactive प्रोटीनिक पार्ट जो होता है जब वो एक्टिव नहीं होता, जब उसके साथ कोफैक्टर नहीं होता, एंजाइम विद आउट इट्स कोफैक्टर दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। कि जो एंजाइम है उसमें उसका कोफैक्टर अटैच नहीं है, बगैर कोफैक्टर के जो एंजाइम मौजूद है दैट इज इनएक्टिव, ये एक्टिव नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। और हॉलो एंजाइम क्या होगा? एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर, कि जब एंजाइम के साथ प्रोटीनिक पार्ट के साथ उसका नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी अटैच है तो दैट इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम, इसे हम हॉलो एंजाइम कहेंगे। सो हॉलो एंजाइम जो है बेटा वो एक्टिव होता है और एपो एंजाइम जो है वो नॉन एक्टिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इस चैप्टर में से जो है मोस्टली सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। तो बेटा जहन में रखेंगे कि यहाँ पर जो है कोफैक्टर क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, डिफाइन को एंजाइम, ठीक है, व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज एपो एंजाइम, व्हाट इज हॉलो एंजाइम। तो इस तरह से जो है इन इन टर्म्स को जो है वो आप क्लियर करें ताकि आप तमाम किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको जो है वो हल कर सकें। सम टाइम आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड हॉलो एंजाइम, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम के दरमियान में डिफरेंस बताएं क्या है। एपो एंजाइम सिर्फ इन नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, सॉरी प्रोटीनिक पार्ट होता है विदाउट द नॉन प्रोटीनिक पार्ट, और ये इनएक्टिव होता है। हॉलो एंजाइम जो होता है प्रोटीनिक प्लस नॉन प्रोटीनिक पार्ट दोनों पर कंसिस्ट करता है और ये एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम इनकी प्रेजेंस को देखें कि एंजाइम जो है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, किस जगह पर होते हैं, तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है बेटा सेल का वो पार्ट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान वो लिक्विड सा पोर्शन होता है बेटा, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि साइटोप्लाज्म के साथ जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है बेटा वो डिसॉल्व हो जाती हैं आसानी के साथ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिसॉल्व फॉर्म के अंदर साइटोप्लाज्म में जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। जबकि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो स्पेसिफिक पोर्शन में के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनेलीज हैं उनके हिस्से हैं तो वहां पर ये मेम्ब्रेन के साथ ये स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इनमें जैसे जैसे वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। कहीं और नहीं होंगे, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह से हम कहें कि वो एंजाइम जो कि एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे अंदर, तो वो जो है या रेस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल जहां पर सेलुलर रेस्पायरेशन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एंजाइम सिर्फ वहां पर होंगे। और वो एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बना रहे हैं तो वो राइबोसोम्स के ऊपर होंगे, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री कंडीशन में भी होते हैं, मीन साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व कंडीशन में भी होते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके साथ अटैच होते हैं, उनके साथ बाउंड होते हैं और अपना वर्क जो है उन स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एंजाइम, अब हमने एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं, उनको हम देखते हैं जल्दी से कि पहली खसूसियत, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, प्रोटीन के बने हुए हैं और फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होता है, ये जहन में रखें, हम पहले पढ़ कर आए हैं। सेकंड जो है बेटा ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, खुद यूज नहीं होते, कैटालिटिक एक्टिविटी है इनकी, कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं हम एंजाइम को। ये खुद यूज नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी को जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसे स्पीड अप कर देते हैं। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर ये अलहदा हो गए एंजाइम से और फिर दोबारा से एंजाइम के साथ अटैच होकर उसे एक्टिव कर देते हैं और वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी जो है परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं ये खुद यूज नहीं होते, ये जो हैं अपनी एक्टिव ये यूज खुद नहीं होते लेकिन स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और ये कंट्रोल होते हैं कोफैक्टर के जरिए से। ये जो है बेटा कि ये एंजाइम जो है उस प्रोडक्ट की केमिकल नेचर को चेंज नहीं करते, मीन के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुआ
और इंजाइम्स ने इसको जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये इंजाइम जो है वो असरअंदाज नहीं होंगे। जो प्रोडक्ट है बेटा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इस इंजाइम की वजह से चेंज नहीं होंगी, वेरी नहीं करेंगी, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट जो है इंजाइम्स की वो केमिकल रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है, एक्सीलरेट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आए तो इंजाइम जो होते हैं बेटा वो स्पेसिफिक होते हैं। मीन स्पेसिफिक से मुराद ये है कि एक इंजाइम ग्लूकोज पर अगर एक्ट करता है तो उसने ग्लूकोज को ही तोड़ना है। एक एंजाइम है जिसने अमाइनो एसिड को तोड़ना है तो उसने अमाइनो एसिड को, और स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन दियर रिएक्शंस के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं बेटा सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर अगर वेरिएशन आती है तो ये सेंसिटिव होते हैं, इनका केमिकल रिएक्शन रुक जाता है। अगर पीएच में तब्दीली आती है तो इनका केमिकल रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में वेरिएशन आती है, मीन अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होते हैं और इंजाइम भी बहुत ज़्यादा है तो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट कम कर लिए जाएँ तो फिर केमिकल रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन जो है इंजाइम जो होते हैं ये हीट सेंसिटिव होते हैं, ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है बेटा उस के ऊपर भी जो है उस पर भी ये अपने जो बेटा कैम है, अपने जो कैम है उनको आप बंद कर लेंगे, उनको ऑन ना करें। जो कैमरे हैं आपके सेल्स के जो कैम हैं उन्हें ऑफ कर दें। और उसके बाद सम एंजाइम जो होते हैं रिक्वायर्ड कोफैक्टर हमने पढ़ा है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी वर्किंग के लिए कोफैक्टर का होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने पढ़ा है, मैंने बताया आपको कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये एंजाइम जो हैं ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो है बेटा यहाँ पर देखें कि पेप्सिन और पेप्सिनोजिन की बात हुई है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं वो बहुत डेंजरस किस्म के होते हैं कि अगर वो एक्टिव फॉर्म के अंदर बन जाएं, एक्टिव हो जाएं तो वो तबाही मचा सकते हैं, वो बजाय हमें फ़ायदा पहुंचाने के नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो बनते हैं, जैसे पेप्सिन एक्टिव इंजाइम है। अब ये जो पेप्सिन बनता है ये पेप्सिन की फॉर्म में नहीं बनता, ये पेप्सिनोजिन की फॉर्म में बनता है, इनएक्टिव। और फिर ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमिक के अंदर पहुंचता है तो उस वक्त पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब वो एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद जो है बेटा वो अपना वर्क परफॉर्म करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो इंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो बनते हैं, और इनएक्टिव से जब वो अपनी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने काम करना है, देयर दे बिकम एक्टिव, वो एक्टिव होते हैं और देन परफॉर्म देयर फंक्शन। तो इस तरह से इंजाइम जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके नुकसान से जो है वो हमारी बॉडी जो है वो बच जाती है। सो दिस इज अबाउट द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के मुतल्लिक जो है आप मुझे बेटा मैसेज कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर हो जाए। और उसके साथ ही जो है अब मैं आप लोगों की जो म्यूट है उसे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आप अब अपना जो ऑन कर लेंगे अपनी माइक को, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लेंगे। जी बच्चे, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो है बेटा आप लोग पूछ लेंगे, और अगर समझ आ गया है लेक्चर तो फिर कल हम इंशाल्लाह इसी टाइम पर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपना जो है। जी बच्चे, अगर सर कोई कोएंजाइम के बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज। हाँ बेटा, कोएंजाइम जो होते हैं ये लूजली बाउंडेड ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे, ठीक है, ये जो होते हैं ये लूजली बाउंडेड होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है, ये लूजली बाउंडेड होते हैं। मीन के ये जो है अगर हम यहाँ पर देखें
जी, कोएंजाइम जो है होता लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम। मीन के कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। जी ठीक सर, थैंक यू सर। चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल इसी टाइम जो है बेटा हम मिलते हैं और अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है ओके, अल्लाह जी हाफ़िज़। सर, अल्लाह हाफिज।